नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी क्लास स्काई इंग्लिश क्लासेस में। मैं एसके यादव। तो आज बात करने वाले हैं क्लास 11th के, जी हाँ, फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन अगस्त 2024 के इंग्लिश पेपर की। जी हाँ, इंग्लिश पेपर की, जो कि सबके लिए कंपलसरी है, चाहे साइंस वाले विद्यार्थी हो, कॉमर्स वाले हो या फिर आर्ट्स वाले हो। तो उनके इंग्लिश पेपर के ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे फटाफट। तो चलिए, तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके नजरों के सामने है। द एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है सारांश। एनिमल्स इन प्रिजन इज टेकन फ्रॉम। तो आपको पता है कि जवाहरलाल नेहरू ने बहुत सारी रचनाएं दी है, बहुत सारे वर्क्स है उनके, जिसमें डिस्कवरी ऑफ इंडिया है और उनका एक रचना है ऑटोबायोग्राफी। और उसी से यह लिया गया है, उसी के अंदर से ये लिया गया है, जिससे एक चैप्टर बना है आपके 11th क्लास में, जिसका नाम है एनिमल्स इन प्रिजन। ठीक है, हाँ, तो आंसर हो जाएगा ए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ द प्रोज एनिमल्स इन प्रिजन। एनिमल्स इन प्रिजन के लेखक कौन है? तो फिर स्पष्ट है कि जवाहरलाल नेहरू ही इसके लेखक होंगे। तो आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेहरू लिव्ड इन देहरादून जेल फोर। अब देखिए, GAOL है, वो गोल मत पढ़ लीजिएगा। ये इसका मतलब ही होता है जेल। इसका मतलब होता है, इसको पढ़ते भी है जेल, ठीक है ना? तो JAIL जेल होता है। तो देहरादून जेल में वो रहे कितने दिनों तक? तो साढ़े 14 महीने रहे थे। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, 14.5 मंथ्स। उसके बाद कह रहा है कि स्प्रिंग वाज वेरी डैश इन देहरादून। देहरादून की ही बात हो रही है, जो कि एनिमल्स इन प्रिजन में मेंशन है। तो स्प्रिंग वहां बड़ा ही प्लीजेंट था। तो प्लीजेंट यानी खुशनुमा था, स्प्रिंग का मौसम। चलिए, उसके बाद कह रहा है कि पिजन्स यानी कबूतर अबाउंडेड इन, बहुत ही ज्यादा मात्रा में थे उस जेल में, यानी देहरादून के जेल में। तो कहा? तो देहरादून के जेल में, क्योंकि उसी से रिलेटेड है। और सीधे यहाँ आप देख सकते हैं कि देहरादून ही भरने को दिया है और यहाँ ये शब्द दे रखा है, तो आप कोरिलेट करके भी इसका आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर बहुत ही अच्छी कविता है, बहुत ही पॉपुलर कविता है, और इसके लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर साहब। चलिए, उसके बाद कह रहा है, ए नेशन इज ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डैश वॉल्स। अब देखिए, इसके क्वेश्चन के जवाब में अक्सर हम लोग कर देंगे कि डोमेस्टिक वॉल्स हो जाना चाहिए, क्योंकि डोमेस्टिक वॉल्स ये लाइन ही है। बट ये लाइन क्या है पोएम में? ये देखिए आप, लाइन है वेयर द वर्ल्ड हैज, ध्यान दीजिएगा, हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाई नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। वहां एक तो है कि यहाँ नेशन की बात की गई है, राष्ट्र की बात की गई है, और यहाँ वर्ल्ड की बात की गई है। और इसमें सीधे कह रहा है कि इज ब्रोकन अप। इज ब्रोकन अप यानी आप देख सकते हैं कि सीधे यहाँ पे विदाउट निगेटिव वर्ड यानी पॉजिटिव सेंस है। बट यहां अगर कविता में आप देखोगे ना, तो नोट लगा रहता है, निगेटिव सेंस रहता है। तो कहीं से ये लाइन इस लाइन के इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। तो वैसे में इसका आंसर मेरे तरफ से होगा डी। अब बाकी जो भी आप समझे, लेकिन मेरी तरफ से आंसर हो जाएगा डी। ठीक है ना? हाँ, चलिए, उसके बाद देखिए जरा सा, रविंद्रनाथ टैगोर वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर। तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो नोबेल प्राइज मिला था वो 1913 ईस्वी में मिला था। उसके बाद आज अगले क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेरी फेमस वर्क बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया सबसे पॉपुलर है, इसमें इसमें क्या मतलब, एक ही है उनका, वो है गीतांजलि। क्योंकि सावित्री जो है अरविंद फोलो ने लिखा था, अरविंदो ने लिखा था, तो श्री अरविंदो ने लिखा था। तो आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है सर? अगला क्वेश्चन है, द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज एड्रेस टू। तो एक्चुअली ये एक प्रेयर है, किसको? तो गॉड को, तो उन्हीं को एड्रेस किया गया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू टैगोर, द माइंड शुड बी विदाउट, क्या होना चाहिए? विदाउट फियर होना चाहिए, है ना? विदाउट फियर यहां देख भी सकते हैं, एकदम लाइन बाय लाइन, एकदम आसान क्वेश्चन पूछा गया है। और ये कहता है कि भैया, बोर्ड का सीधा सा पर्पस है कि आप थोड़ा सा पढ़ोगे ना, तब भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन विद्यार्थी थोड़ा सा भी पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। वो यहाँ इतने आसान क्वेश्चन में भी
चाहते हैं कि कहीं से टिप टॉप करके नंबर आ जाए। चलिए उसके बाद क्वेश्चन अगला लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग आपको खोजना है, तो आपका करेक्ट स्पेलिंग नॉलेज का क्या होगा, करेक्ट स्पेलिंग तो KNOWLEDGE। चलिए करेक्ट स्पेलिंग आपको खोजना है ओकेजनली का, किसका सर, तो ओकेजनली का करेक्ट स्पेलिंग खोजना है। तो ओकेजनली का करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा OCCASIONALLY, ओकेजनली ए नंबर। चलिए उसके बाद कह रहा है कि एवरी बॉय एंड गर्ल। अब देखो जो एवरी या इच, ध्यान रखना आप, एवरी का प्रयोग हो या इच का प्रयोग हो, अगर इसके बाद नाउन आएगा तो वो तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, जैसे कि बॉय आया है तो एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल भी कह दे, दोनों के पहले एवरी जोड़ दे, या दोनों के पहले इच जोड़ दे, या केवल पहले वाले के पहले एवरी या इच रखे, हर कंडीशन में इच और एवरी दिखे तो आपको सिंगुलर मान के चलना है। ये सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाता है, एंड से जुड़ने के बाद भी, और वर्ब लेता है सिंगुलर, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, इज प्रेजेंट इन द क्लास टुडे। ठीक है। द न्यूज, न्यूज जो है अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है और ये सिंगुलर होता है, सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर लेगा, और ये सब का सब वर्ब प्लुरल दे रखा है, इसलिए ज्यादा सोचना नहीं है, आंसर सी लगा देना है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, कह रहे हैं कि वी आर गोइंग टू टीच द डेस्टिनेशन एज शेड्यूल्ड, और इस सेंटेंस का टेंस पूछ रहा है कि कौन सा टेंस है, तो वी आर गोइंग, आप लाइन देख रहे हैं ना, वी आर गोइंग यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आई हैव ऑलरेडी डैश द रेड फोर्ट, तो आई हैव डाल रखा है, तो क्या हो जाएगा, टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो हैव सीन। इफ इट रेन्स, यदि बारिश होती है तो द मैच डैश कैंसिल्ड, मैच कैंसिल कर दिया जाएगा, सिंपल सा बात है, तो मैच विल बी कैंसिल्ड। ठीक है, हाँ पैसिव में बनेगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस खोजना है, तो देखो जरा सा, करेक्ट सेंटेंस, ही फेल्ड इन द फिजिक्स। देखो भैया विषय के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगाते, क्लियर है, तो ही फेल्ड इन फिजिक्स होगा। उसके बाद कह रहा है कि ही इज इन ए गुड हेल्थ, तो ही इज इन गुड हेल्थ होता है, क्या होता है, ही इज इन गुड हेल्थ, मतलब स्वास्थ्य से जब व्यक्ति अच्छा होता है तो कहते हैं ही इज इन गुड हेल्थ विदाउट आर्टिकल। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि कमलेश हैज बिन डैश हिज हाउस फॉर ए फ्यू डेज, तो क्या हो जाएगा, हैज बिन तो रिपेयरिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ही रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द डोर, इसका डायरेक्ट स्पीच बनाना है। रिक्वेस्टेड कब लगता है, जब सेंटेंस में हम प्लीज लगाते हैं, तो प्लीज वाला सेंटेंस हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ही सेड टू मी प्लीज ओपन द विंडो। ठीक है, हाँ। He told me that I was weak in English, और इसका करेक्ट डायरेक्ट स्पीच खोजना है सर, डायरेक्ट पूछना है, तो डायरेक्ट हम क्या कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट कहने का मतलब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाला, तो यहां देखो आई है, और तो आई आया होगा किसके हिसाब से, तो आई आया होगा फर्स्ट पर्सन के हिसाब से, तो फर्स्ट पर्सन यहां कौन है, तो मी है, तो मी यानी फर्स्ट मी, आई आया होगा, आई किसके हिसाब से आया होगा, तो मी के हिसाब से ही आया होगा, क्योंकि मी का ही ना सब्जेक्ट आई होता है, और मी यहाँ क्या ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के हिसाब से कौन बदलता है, तो सेकंड पर्सन बदलता है, मतलब इसमें सेकंड पर्सन वाला आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ही सेड टू मी यू आर वीक इन इंग्लिश, और इसका जब बनाओगे तो हो जाएगा ही सेड टू मी, यू बदल जाएगा मी के हिसाब से आई, और आई टेंस बदलेगा तो वाज वीक इन इंग्लिश, आंसर ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा सी। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, जब आपको इस तरह के प्रॉब्लम क्वेश्चन में दिक्कत होना, तो आप एक बार ऐसे बदल लीजिएगा अंदाज से, और फिर उसको चेंज कीजिएगा इसमें, और ये करेक्टली इसमें चेंज हो जाएगा, तो आप समझ लीजिएगा उसका आंसर यही होगा। ठीक है ना, डायरेक्ट में बदलने का एक तरीका भी आप कह सकते हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग परसिस्टेंस में टीई होता है, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। उसके बाद कह रहा है रमेश इज ब्रिलियंट एट के साथ, एट प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद हम लगाते हैं बी फोर जेरंड के फॉर्म में, तो हो जाएगा पिकिंग विनर्स, क्योंकि सब में जो है आप देख रहे हैं कि वी फोर नहीं दे रखा है, इसलिए पिकिंग हो जाएगा। द पर्स वाज, अब देखिएगा जनरली यहाँ हैंडेड आउट, हैंडेड ओवर, हैंडेड इन, हैंड इन का मतलब भी कुछ चीज देना होता है, जैसे पेपर हम परीक्षा देने के बाद अगर एग्जाम पेपर लेने वाले जो हमारे टीचर है उनको हम सपोर्ट करते हैं तो हैंड इन कर देते हैं, लेकिन अगर कोई सामान किसी को दिया जाता है ना, तो वहां हम हैंडेड ओवर ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो द पर्स वाज हैंडेड ओवर टू द ऑनर,
ऑनर को, मतलब उसका जो मालिक था पर्स का, उसको ही हैंड ओवर कर दिया गया कि भैया ये मिला था, ये ले लो। या बेस्ट आंसर जो है हैंड ओवर हो जाएगा। ठीक है, हाँ। हैंडेड आउट, जब हम पेपर, टीचर है, टीचर जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पेपर को, तो हम हैंडेड आउट कर सकते हैं। जब बच्चा वापस करेगा तो हैंडेड इन कर सकता है। ओवरऑल हैंडेड ओवर दोनों सेंस में यूज हो सकता है, तो यहाँ हैंडेड ओवर ज्यादा परफेक्ट है। द डॉक्टर एडवाइज हिम टू मुझे एडवाइस किया, क्या एडवाइस किया ऐसी, तो स्मोकिंग छोड़ दे मैं। तो स्मोकिंग छोड़ना, त्यागने के लिए हम गिव अप करते हैं। ठीक है, गिव अप, अप ऑफ नहीं, ध्यान रखेंगे। साइकोलॉजिकल का सिनोनिम्स पूछ रहा है, तो साइकोलॉजिकल का मतलब होता है थोड़ा सा दिमाग से असंतुलित, तो मेंटल हो जाएगा। और नॉलेज का एंटोनिम्स पूछ रहा है, तो इग्नोरेंस हो जाएगा। नॉलेज का मतलब जानकारी, और इग्नोरेंस का मतलब जानकारी की कमी। इट डैश विन हैवली सिंस लास्ट नाइट, फोर और सिंस प्लस टाइम रहता है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं, इसलिए हैज बीन रेनिंग हो जाएगा। और इसी के हिसाब से 30 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है उसका मैंने आंसर बता दिया, और हमारा पर्पस इसमें ऑब्जेक्टिव का ही आंसर बताना था। और ये पीडीएफ अगर चाहिए तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि आपको लेके जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल स्काई इंग्लिश क्लासेस पे, जो हमारे चैनल का नाम है। और वहां से आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, विथ आंसर। तो इसी के साथ लेंगे विदा, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय, गुड बाय।